प्रारंभ करते हैं अंग्रेज़ों द्वारा भारत में प्रशासनिक परिवर्तन। इसके दूसरे खंड में चालू करते हैं। पहले खंड में हमने चर्चा की थी रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया, वारेन हेस्टिंग्स आया और उसके बाद किस तरह से वो संचालक समिति का आदेश लेकर आता है और उद्देश्य लेकर आता है। वहाँ से आने के बाद फिर उसने रेगुलेटिंग एक्ट लागू करने की आई पारी और 1773 में इंग्लैंड की संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट पास कर दिया और 74 में लागू कर दिया। इसके उद्देश्यों की भी मैंने चर्चा की। अब इसमें आगे चालू करते हैं। प्रमुख रूप से क्या धाराएं थी, इस एक्ट की मुख्य बातें क्या थी, क्या कानून बनाया था, इसकी चर्चा करते हैं। इस एक्ट में जो संचालक समिति थी उससे संबंधित और प्रशासन से संबंधित मुख्य धाराएं थी। नंबर 1 ये, कंपनी के संचालक के चुनाव में वही व्यक्ति मतदाता होगा जिसके पास 1000 पाउंड के शेयर होंगे। पहले यह केवल 500 पाउंड के शेयर थे। दूसरी बात यह कि संचालकों का कार्यकाल बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। पहले ये 1 वर्ष का था और कुल सदस्यों का 1/4 भाग यानी 6 सदस्य प्रति वर्ष चुने जाएंगे और किसी सदस्य को दोबारा नहीं चुना जाएगा। चुना जाना है तो कम से कम बीच में 1 साल का गैप होना चाहिए, अवकाश होना जरूरी है। तीसरा यह कि 3, 7 या 10,000 पाउंड के जो शेयर हैं उन्हें 2 मत, 3 मत और 4 मत देने का अधिकार दिया गया। इसी ध्यान रखना कि पहले यह मत जो देने का अधिकार है वो एक व्यक्ति वोट देगा, उसके वोट की कीमत 3 होगी, 7 होगी, 10 होगी, ये 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। ये जो चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि जो आज आप लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति का एक वोट देखते हैं, वो ऐसा नहीं था। वो कंपनी थी और वहाँ जिसके पास जितने 1000 पाउंड मूल्य का शेयर था उसको उसके हिसाब से मत देने का अधिकार दिया गया। चौथी बात ये थी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की नियुक्ति की गई और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक काउंसिल का निर्माण किया गया और गवर्नर जनरल के लिए वारेन हेस्टिंग्स का नाम पहले किया गया और उसके 4 सदस्य जो पहले थे, इनको ध्यान से रखेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछा जाता है। सबसे पहले काउंसिल के 4 सदस्य थे बारवेल, फ्रांसिस, क्लेवरिंग और मॉनसन। BFCM हम लोग ब्रैकेट में आप अपने याद करने के लिए कर सकते हैं। BFCM, B फॉर बारवेल, F फॉर फ्रांसिस, C फॉर क्लेवरिंग और M फॉर मॉनसन। तो BFCM 4 सदस्य बारवेल, फ्रांसिस, क्लेवरिंग और मॉनसन के नामों का उल्लेख किया गया। इन्हें 5 साल के लिए रखा गया और कहा गया कि बहुमत के आधार पर निर्णय लें। 5वीं बात इसमें मुख्य धारा ये थी कि जो बम्बई और मद्रास के गवर्नर थे वह बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए और इन दोनों को देसी राजाओं से युद्ध करने या संधि करने जो का अधिकार था वो हटा दिया गया और अब वह बंगाल काउंसिल के निर्देशन में काम करेगा। बंगाल काउंसिल किसकी थी? गवर्नर जनरल की। गवर्नर जनरल के निर्देशन में ये दोनों गवर्नर करेंगे।
अंतर ध्यान रखेंगे, बंगाल का गवर्नर जनरल है और बम्बई और मद्रास में केवल गवर्नर है। गवर्नर और गवर्नर जनरल का अंतर ध्यान रखेंगे। गवर्नर जनरल ही सर्वोच्च है। जो साधारण कार्य है इनको गवर्नरों को कार्य करने के लिए अधिकार दिया गया था और संचालक समिति से आदेश भी ले सकते थे। इसके अलावा छठी बात ये थी कि यह सबसे बड़ी बात थी कि एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ध्यान रखने की बात है, सबसे पहले भारत में बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। इसका कार्य क्षेत्र जो था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, केवल इन 3 प्रांतों के सभी अंग्रेज प्रजा पूरी तरह से न्यायालय में थे, उनके अधीन थे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के केस देखते थे और मुख्य न्यायाधीश पद के लिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिंग इम्पे। ध्यान रखना। तो यह अपने आप में इम्पॉर्टेंट है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 7वीं बात ये कि काउंसिल के जो नियम बनने थे, आदेश, उन्हें प्रसारित करने के निर्देश थे, किंतु लागू होने से पहले इन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पंजीकरण और प्रकाशित किया जाना आवश्यक था। ऐसा नहीं था कि कोई भी काउंसिल निर्णय ले ले, गवर्नर जनरल निर्णय ले ले और वो लागू कर दे। वो सर्वोच्च न्यायालय से पहले परमिशन ले और वहाँ उसे पंजीकृत कर दे। तो सर्वोच्च न्यायालय को भी ध्यान रहता था उससे कि क्या नियम बनाए गए। अगली बात ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालकों और भारत में स्थित कंपनी के बीच भी पत्र व्यवहार जो होते थे, उनकी एक प्रति इंग्लैंड सरकार के पास भी भेजी जाएगी, क्योंकि सरकार अब धीरे धीरे इसमें हस्तक्षेप करने लगी थी। इसलिए अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी और संचालक जो बातचीत करें उसमें इंग्लैंड सरकार के पास भी सूचनाएं देते रहे। अगले पॉइंट ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जो अपना निजी व्यापार करते थे उसे रोक दिया गया और माना गया कि ये दंडनीय कार्य है। यह इतनी बातें, इतनी धाराएं मुख्य रूप से मानी जाती हैं जो रेगुलेटिंग एक्ट की मुख्य धाराएं हैं। वास्तव में यह बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट था। अब हम सबसे पहले इनकी कमियों की बात कर लेते हैं कि इनमें क्या कमियां रह गई रेगुलेटिंग एक्ट में। पहली बात तो यह था कि जो अभी मैंने चर्चा की कि 2, 3, 7, 4 ये जो मतदान के लिए इनके वोट थे अलग अलग, इसका विरोध होता है कि अधिक पूंजी वाले हिस्सेदारों को मतदान में अधिकार देने का अधिकार बहुत अधिक दिया गया था। इस अधिक वोट देने के अधिकार से भ्रष्टाचार को एक प्रोत्साहन मिलता हुआ दिखाई दे रहा था और जो छोटे हिस्सेदार हैं उनके कोई वैल्यू नहीं रह गई थी। पहली तो आलोचना ये की जाती, दोष ये था। दूसरा ये कि कंपनी के मामलों पर संसद पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर रही थी। संसद यानी इंग्लैंड सरकार। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने ढंग से काम कर रही थी और
इंग्लैंड में कोई ऐसा सरकारी प्रबंध नहीं किया गया कि जो कंपनी रिपोर्ट भेजती है उनकी जांच हो सके। तो जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी रिपोर्ट भेज दे वो इंग्लैंड सरकार देख ले बस। तीसरी बात ये कि गवर्नर जनरल जो बनाया गया बंगाल में जो काम कर रहा था, जिसके अधीन बम्बई और मद्रास के लोग गवर्नर थे, यहाँ भी गवर्नर जनरल के काउंसिल में जो 4 लोग थे, मैंने पहले भी किया था, बारवेल, फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और वारेन हेस्टिंग्स। इन 5 में 3 का निर्णय होना कम से कम बहुमत के लिए ज़रूरी था, 3 आदमी होना आवश्यक था। जहाँ भी ये 3 हो जाते वे हावी हो जाते थे। वारेन हेस्टिंग्स ने भी कहा था कि सही रूप में मेरी स्थिति कष्टप्रद और अपमानकारी है। अधिनियम द्वारा जो शक्तियाँ मुझे दी गई हैं उन्हीं शक्तियों से मुझे वंचित भी कर दिया गया है। मेरे पद को जो सम्मान मिलना चाहिए उसकी उपेक्षा की गई। जिन कार्यों का मैं अनुमोदन नहीं करता फिर भी उनका दायित्व मेरे ऊपर है। ये बहुत बड़ी बात है कि हम अनुमोदन नहीं करते, हम नहीं मानते, लेकिन हमारे 3 साथी अगर मानते हैं, हम ना माने तो भी हमें सिग्नेचर करना है और हमें मानना पड़ेगा, उनके अनुसार हमें काम करना पड़ेगा। चौथी बात ये कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को बम्बई और मद्रास के ऊपर बहुत अधिक नियंत्रण भी नहीं दिया गया। वे सीधे संचालकों से आदेश प्राप्त कर लेते थे। इससे एक नई कठिनाई आ गई। वारेन हेस्टिंग्स को पता नहीं और संचालक लोगों से आदेश ले लिया और काम कर लिया गवर्नर ने, तो यह एक बड़ी समस्या हो जाती। 5वीं बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय और बंगाल काउंसिल में कौन बड़ा है यह नहीं बताया गया। दोनों में झगड़ा हो गया। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को भी निश्चित नहीं किया गया, जिससे प्रांतीय न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के बीच विवाद होने लगे। छठी बात यह है कि इस अधिनियम में यह भी निश्चित नहीं किया गया कि कौन सा कानून भारतीय या अंग्रेज से न्याय किया जाएगा, वादी के या प्रतिवादी के कानून से। सर्वोच्च न्यायालय के अंग्रेज जज भारतीय कानून, रीति रिवाज ये सब नहीं जानते थे, इसलिए ब्रिटिश कानून के आधार पर न्याय किया, जिससे भारतीयों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ गया, क्योंकि हम अपने हिसाब से कार्य कर रहे थे। अपनी समाज, परंपराएं, रीति रिवाज जो अंग्रेज़ों की निगाह में, ईसाइयों की निगाह में सही हो सकते थे, नहीं भी हो सकते थे, और वे उसी हिसाब से दंड देते थे जैसा वे देखते चले आए थे ब्रिटिश कानून में। ये कुछ इसमें रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ कमियां थी, कुछ दोष थे जो बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। अब हम इनके महत्व की चर्चा करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो दोष तो था, लेकिन महत्व किसी हालत में कम नहीं है। जैसे पहली बात तो यह कि यह पहली बात थी कि स्वेच्छाचारी शासन के स्थान पर एक लिखित संविधान तैयार किया गया, और यह भी महत्व की बात रही कि भविष्य में बनाए जाने वाले सभी संवैधानिक नियमों के लिए इस अधिनियम ने एक खाका तैयार कर दिया, एक ढांचा तैयार कर दिया। दूसरी बात ये थी कि संचालकों के कार्यकाल में वृद्धि करने से उन्हें थोड़ा सुरक्षा प्रदान हो गई। अब वह अपनी नीति को ठीक ढंग से काम कर सकते थे। तीसरी बात यह कि इस अधिनियम से ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसद के नियंत्रण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इंग्लैंड की संसद या इंग्लैंड सरकार कंपनी पर कुछ तो कड़े नियम बना सकती थी, उनको देख सकती थी, कुछ तो काम चालू हुआ।
इस अधिनियम की आधारशिला पर ही धीरे धीरे कठोर नियंत्रण इंग्लैंड की सरकार ने बनाई भी। तो यह एक बड़ी बात थी कि एक कंपनी जो शासन कर रही थी अब एक शासक शासन करने चालू किया धीरे धीरे, और धीरे धीरे 1858 तक जाते जाते कंपनी की सत्ता समाप्त करके संसद की ही सत्ता आ गई थी। यह एक दूरगामी परिणाम निकला। चौथी बात यह थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक संस्था थी, किंतु अब एक राजनीतिक शक्ति के रूप में भी काम कर रही थी, और कंपनी को दिए गए चार्टर या अधिकार पत्र में ऐसे कार्यों को मान्यता नहीं दी गई थी। अब इस अधिनियम से उन्हें मान्यता दी गई। जैसा मैंने बताया कि उद्देश्य में स्पष्ट था कि इनको राजनीतिक भी कार्य करने हैं, तो उसके हिसाब से कुछ समझाया जाना चाहिए। पांचवी बात यह थी कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही पहली बार इंग्लैंड की सरकार ने यूरोप के बाहर के किसी शासन के क्षेत्र पे दायित्व अपना ग्रहण किया। वास्तव में भारत में कंपनी के क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज द्वारा बिना सीधा दायित्व ग्रहण किए अच्छी सरकार स्थापित करने के लिए एक साहसिक कदम था। यह एक बहुत बड़ी बात है। और छठी बात ये थी कि कंपनी के कर्मचारियों के जो भ्रष्टाचार थे, निजी व्यापार थे, उपहार स्वीकार करने थे, इन सब को प्रतिबंधित कर दिया गया, तो भ्रष्टाचार थोड़ा समाज में कम हो। दूसरे, ईस्ट इंडिया कंपनी को भी फ़ायदा था और भारतीयों के लिए भी अगर ईजी ढंग से कार्य हो जाए तो अच्छी बात, बिना घूस दिए। सातवीं बात यह थी कि इस अधिनियम द्वारा भारत के जो प्रशासनिक ढांचे का केंद्रीयकरण था वह किया जा रहा था। यद्यपि मद्रास और बम्बई के प्रेसिडेंसियों पर केंद्र का नियंत्रण पर्याप्त नहीं था। बम्बई की बातें, मद्रास की बातें अपने ढंग से होती थी, बंगाल की बात मानते भी थे, नहीं भी मानते थे, लेकिन फिर भी एक नियंत्रण स्थापित किया गया कि तीनों में से कोई एक तो रहे जो गवर्न करे, जिसको माना जाए भारत में, जिसके सामने अपनी बात कही जा सके। यह एक गवर्नर जनरल बना करके अच्छा कार्य किया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इनके गुण और दोष दोनों हैं। दूसरी बात इसमें, जैसे सप्रे ने लिखा कि यह अधिनियम संसद द्वारा कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप था, अतः उसकी नम्रतापूर्वक आलोचना की जानी चाहिए। इस एक्ट में ये बात भी बड़ी बात है कि पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी स्वीकार किया अपने भ्रष्ट अधिकारियों को। ईस्ट इंडिया कंपनी ने और वहाँ की इंग्लैंड की सरकार ने भी स्वीकार किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ गलत कर रही है, कुछ भ्रष्टाचार कर रही है, अत्याचार कर रही है, शोषण कर रही है, और उसके लिए एक सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए, अन्यथा वहाँ न्याय ठीक से नहीं हो पा रहा है। यह एक बात बहुत बड़ी कही गई। तो यहाँ हम मान के चलते हैं कि जो कुछ बातें बहुत अच्छी हुई, यानी अगर अति संक्षेप में हम बात करें तो यह कह दें कि इससे हमें जो विशेष रूप से भारतीयों के लिए जो फ़ायदा हुआ, उसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की नियुक्ति काम की थी, और इनके अधीन जो कर दिए गए बम्बई और मद्रास, ये भी काम का था। और सबसे बड़ा काम जो मैं समझता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, और इसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 और न्यायाधीश जो नियुक्त किए गए सर एलिंग इम्पे की अध्यक्षता में, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में, यह अपने आप में एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी कदम था
ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए और भ्रष्टाचार को रोकने के दिशा में, उसे जानने समझने की दिशा में पहला कदम था, या हम कहें नींव की पहली ईंट थी। यह एक रेगुलेटिंग एक्ट का सबसे उज्जवल पक्ष है, सबसे अच्छा पक्ष है। आज इतना ही, फिर आगे चर्चा करेंगे दूसरे एक्ट की। तब तक के लिए धन्यवाद।